अस्सलाम वालेकुम। हम ए लेवल्स बिजनेस स्टडीज़ से कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ए एस लेवल्स में आपने मार्केटिंग पढ़ा था, अब ए लेवल्स में मार्केटिंग के एतबार से दो बातें डिस्कस करनी है मार्केटिंग के हवाले से। पहली मार्केटिंग एनालिसिस और दूसरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। चूँकि आप ए एस में पढ़ चुके हैं मार्केटिंग होती क्या है, तो इसलिए अब इसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, ज़्यादा डेप्थ नहीं है। आज उसका पहला पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं, चैप्टर 21, मार्केटिंग एनालिसिस। मार्केट का कैसे किया जाए, तो ज़रा आप लोगों से तवज्जो दरकार है। बताइएगा उरूज बाजी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मार्केटिंग से क्या ताल्लुक है? मार्केटिंग वाला क्यों जाने कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? पता होगा कि हमें किस चीज पे कितनी मार्केटिंग करनी है। नहीं, जाग जाएं, जिंदा हो जाएं ज़रा। अब तो ये पता चलेगा कि अगर मुझे इसकी डिमांड बढ़ानी है तो क्या प्राइस के थ्रू बढ़ा सकता हूँ, और अगर मैं डिस्काउंट लगाऊं 10 रुपए का तो मेरी डिमांड में कितना फ़र्क पड़ेगा, या ये डिस्काउंट लगाना बेकार है? मुझे टारगेट मिला है इस तरह का कि मुझे ओवरऑल अपने रेवेन्यूज़ में इतना इजाफा करना है, तो क्या प्राइस गिरा के रेवेन्यू में इजाफा हो सकेगा या प्राइस बढ़ा के हो सकेगा? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताती है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी हमारे प्रोडक्ट की प्राइस में 1% कमी होगी तो डिमांड में कितने परसेंट इजाफा होगा। अगर इलास्टिक डिमांड है तो हमारा रिस्पॉन्स प्राइस गिराने पे ज़्यादा जल्दी से बहुत सारी डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस कम करने पे डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ाने पे डिमांड कम हो जाएगी ज़्यादा। कंपैरेटिवली प्रोपोर्शनली प्राइस के मुकाबले में डिमांड ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगी। तो ऐसा प्रोड्यूसर सोचेगा कि मैं प्राइस गिराने की सोचूं, और अगर प्राइस बढ़ानी है तो उससे पहले क्या करूं? प्राइस बढ़ानी है तो उससे पहले क्या करूं? अपने प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कम करूं। वो कैसे कम की जाती है? अपने प्रोडक्ट को लोगों की जहन में नेसेसिटी बनाऊं। वो कैसे बनाया जाता है? मार्केटिंग के थ्रू। इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी तरह से एक और इलास्टिसिटी है, उसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, इसकी हम इसलिए डेप्थ नहीं जा रहे कि आप बिजनेस पढ़ रहे हैं तो आपने इकोनॉमिक्स तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लें थोड़ा सा। नहीं, आई वाज जोकिंग। इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, इसकी इंटरप्रिटेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम, कैलकुलेशंस पे कम कर रहे हैं, क्योंकि वो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड कितनी बढ़ेगी, लोगों की इनकम कम होगी तो मेरी डिमांड कितनी कम होगी। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा वो प्रोडक्ट है कि लोगों की इनकम बढ़े तो मेरी डिमांड कम हो जाए। वो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? इन्फीरियर गुड्स होते हैं, कि अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। तो इस सूरत में क्या करेगा मार्केटिंग वाला ये जान के? उसको क्या फ़ायदा होगा? अगर तो उसको पता है कि मेरा प्रोडक्ट इन्फीरियर है और लोगों की इनकम्स बढ़ रही हैं, तो वो ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएगा कि लोगों की इनकम इन्फीरियर ना रहे। जैसे कि कौन सा साबुन था? लाइफ बॉय। सुना था बाबा जी? आज हमारे यहाँ लाइफ बॉय आता है। लाइफ बॉय का वो हैंड वॉश आता है ना हमारे यहाँ। एक ज़माना था कि हम कहते थे लाइफ बॉय कौन यूज़ करेगा, क्योंकि लाइफ बॉय तो लाल टिकिया वाला सबसे सस्ता साबुन लाइफ बॉय होता था। जिसके घर में लाइफ बॉय होता था उससे पता चल जाता था कि इनकम कम है। तो लाइफ बॉय ने जब देखा कि पूरी सोसाइटी की इनकम अब बढ़ रही है, अच्छा खासा ओवरऑल पूरी इकोनॉमी की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रही है, तो उन्हें अपने आप को रीस्ट्रेटेजाइज किया, रिप्लेस किया, रिपोजिशन किया मार्केट को, और अपने आप को पहले उन्होंने कहा कि हम एक प्रोडक्ट जो सस्ता समझा जाता है उसको अचानक से बहुत अच्छा ब्यूटी सोप कैसे बनाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, ब्यूटी सोप नहीं बनाते, हम इसको हेल्थ की तरफ से ले जाते हैं। तो लाइफ बॉय को उन्होंने हेल्थियर सोप बना दिया। डेटॉल सोप की तरफ ले गए वो उसको, बजाय इसके कि लक्स की तरफ लाते। इसीलिए लाइफ बॉय के हैंड वॉश ज़्यादा चलने लगे, क्योंकि वो हेल्थियर है, ज़्यादा अच्छा क्लीन करता है लोगों के जहन में, तो वो उसके हैंड वॉश पे। तो एक तो इनकम इलास्टिसिटी का आपकी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा हुआ कि आपने इन्फीरियर से नॉर्मल में ले आए, और जब आपका गुड नॉर्मल ही था, अब क्या फ़र्क पड़ेगा इस इन्फॉर्मेशन से मार्केटिंग वाले को? उसको पता है कि मेरी
कस्टमर की इनकम कितनी बढ़ रही है, उसके हिसाब से मैं कितनी प्राइस बढ़ा सकता हूँ, कितनी डिमांड बढ़ने वाली है तो उसके हिसाब से कितनी प्रोडक्शन बढ़वाऊँ, और इनकम कम हो रही है तो मैं किस तरह की स्ट्रेटजी यूज़ करूँ। क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी से ये भी तो पता चलता है ना कि कौन से गुड्स नेसेसिटी हैं, कौन से गुड्स लग्जरी हैं। तो अगर इनकम्स कम हो रही हैं तो गुड्स को नेसेसिटी की तरफ लेके जाऊँ ताकि मेरे गुड की डिमांड कम ना हो। ठीक है, कुछ कनेक्ट हो रहा है। तीसरी जो डिमांड की इलास्टिसिटी है वो है प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तो डायरेक्ट उन्हीं के काम से मुताल्लिक है, मार्केटिंग वालों के 1% इंक्रीज किया प्रमोशनल बजट को तो कितने परसेंट डिमांड इंक्रीज किया, तो आपकी प्रमोशन कितनी इफेक्टिव रही, आपके प्रोडक्ट से मुताल्लिक आपकी प्रमोशन कितनी इफेक्टिव रही, ये इससे आराम से आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये कैसे मालूम होता है, ये कोई आसान काम नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम करने के लिए पूरे मुल्क के से आपको सर्वे करने पड़ते हैं, लोगों से जा के पूछना पड़ता है, लेटेस्ट प्रमोशन के ऊपर उनके रिस्पॉन्सेज देखने पड़ते हैं। हाँ, आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इनकी मौजूदगी में थोड़ा आसान हो गया है ऐड परफॉर्मेंस जांचना कि मेरे कौन से ऐड जैसे इस पर क्लिक हुआ, उसका क्लिक किस तरह से रिस्पॉन्ड किया कस्टमर ने, मेरी उस ऐड कैंपेन चलने के बाद मेरी ओवरऑल सेल्स कितनी बढ़ गई। मैंने एक कैंपेन चलाई, उसके बाद देखा मेरे कितने साबुन बिके ओवरऑल पूरे मुल्क में, वो मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मेरे पास डिमांड आ जाएगी, इधर से प्रोडक्शन यूनिट में डिमांड आ जाएगी, इतने साबुन और चाहिए। तो आपको ये जांचना होता है कि आपकी कितनी प्रमोशन से कितना फ़र्क पड़ रहा है, और अगर बहुत प्रमोशन कर रहे हैं फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा तो क्यों नहीं पड़ रहा, प्रमोशन इनफेक्टिव है या प्रोडक्ट इनसेंसिटिव है प्रमोशन से, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। product in आप देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप परचेज करते हैं लेकिन उसके ऐड नहीं आते, मसलन दवाएं, तेल नहीं, दवाई नेसेसिटी हैं, उसको छोड़ें, बाहर के मुल्कों में उसके भी ऐड आते हैं, नूडल्स के ऐड आते हैं ना, नार रामेन वगैरह के नहीं आते। आ रहे तो, लेकिन एक रायमन के नहीं आ रहे, लेकिन वैसे जनरल रेसिपी मिनरल वाटर के एड्स बहुत कम आते हैं लेकिन कम आते हैं, बिल बोर्ड्स पे ज़्यादा जाते हैं लोग। हलीब ऑलपर्स के ऐड नहीं आते, हैप्पी सुबह ऑलपर्स की हैप्पी सुबह, पैक के ऐड आते हैं। आमतौर पे इसका ऐड नहीं, डेरी चीजों का उसका नहीं आता देखते है। ही चीज वाटर बॉटल का ऐड नहीं आता। बताया तो अभी, वाटर बॉटल के ऐड कम आते हैं लेकिन 8 ग्लास रोज़ाना, ये वाटर बॉटल तो डेली कंज्यूमेबल नहीं है ना, सर उसका नहीं आता, डेली कंज्यूमेबल की बात हो रही है। उसका ऐड नहीं देखा है। चले आप वो खाते हैं, ब्रेड का नहीं आता। आप वो ब्रेड का कम आता है, Necessity बहुत है। कम आता है। ब्रेड का अंडे जेनरिक हो गए, किसी ब्रांड के हैं नहीं तो ऐड कौन लगाएगा। और क्रीम के अलावा डेरी चीजों का नहीं आता। ठीक है, उसकी सेल्स भी कम है, ब्रेड की सेल्स ज़्यादा है लेकिन ऐड कम है उसके मुकाबले में, क्योंकि ब्रेड नेसेसिटी है तो इनसेंसिटिव है, ज़रूरत नहीं है ऐड ज़्यादा देने की। एक आध दफ़ा देते हैं लेकिन वो साल में 8-10 ऐड प्लान होते हैं उनके, कहीं ना कहीं ईद वीद पे निकालेंगे, कहीं निकालेंगे, थोड़ा सा रिमाइंड कराते हैं लोगों को। और हमारी ब्रांड की डबल रोटी आप वो खाते हैं, लेज़ खाते हैं, लेज़ का ऐड आता है, लेकिन क्या आप वो खाते हैं वो ग्रीन कलर, नहीं जी पापड़ तो नहीं चलेंगे, ग्रीन कलर का जो वो है कैटीचिन का ऐड आता है, नहीं आता, सुपर क्रिस्प तो ट्रेडिशन भी नहीं आता। नहीं आते, लेकिन वो आप देखें अक्सर स्टॉल खाली पड़ा होता है उसका, चेरी बॉल्स जी पापड़ के नहीं आते। कुछ कंपनी इसलिए ऐड नहीं कर रही कि चलो वो छोटी हैं, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं कि उनको पता है कि हमारा प्रोडक्ट वैसे ही सेल हो रहा है, कुछ नेसेसिटीज़ हैं। एक उसकी मैंने रिपोर्ट चीटोस पढ़ी के थी, भी नहीं आते। एक उसकी रिपोर्ट हाँ, पढ़ी थी, चीटोस एक के। चिप्स हैं ओए होए के नाम से आए थे कुछ साल हाँ, पहले, हाँ, गायब हो वैसा गए है। मार्केट से। उसकी वो आई, उसके बराबर में ये आया कि इसने लेस से टक्कर ली, तो लेस ने अपनी प्राइसेस को थोड़ा स्लैश करके इनको मार्केट से आउट कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। अभी भी मौजूद है, खरीद नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट पे मंगाना पड़ते हैं इनसे। पहले तो आपको जो है वो से मार्केट से निकाल दिया। इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है कि इनकी प्रमोशनल की नीड नहीं है इनको, बाज़ औक़ात प्रमोशन से फ़र्क नहीं पड़ रहा, बाज़ औक़ात प्रमोशन की नीड नहीं है। अच्छा, क्या मेजर ऑफ इलास्टिसिटी बहुत परफेक्ट हो जाती है? नहीं यार, बड़ी मुश्किल है इलास्टिसिटी मेजरमेंट, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट बड़ी है सबाबाजी। इलास्टिसिटी की मेजरमेंट में क्या मसला है, क्या मुश्किल है? किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी को मेजर करना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो मैंने निकाल ली,
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक मुश्किल काम है, क्योंकि वो सेल्स से नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। बिजनेस साइड से पढ़ रहे हैं लेकिन आप इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, आप सेल्स से नहीं निकाल सकते। आपको निकालना पड़ेगा वो लोग जो वो खरीद सकते थे, विलिंग एंड एबल से निकलेगा। तो ये एक मुश्किल जॉब है कि कैसे निकालेंगे, तो आपको सर्वे ही करना पड़ेगा। लोग इसको बहुत आसानी से सेल्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं, सेल्स से नहीं निकलती डिमांड। डिमांड जो है वो लोगों के सर्वे से निकलती है कि अगर आपको ये प्राइस मिलेगी तो आप कितना खरीदना चाहेंगे। आखिर में आपने ख़रीदा या नहीं ख़रीदा एक अलग बात है। सही है बेटा, क्योंकि जो मेरी चीज़ ख़रीदना चाहता है वो इवेंचुअली मेरा कस्टमर बन सकता है, मुझे उस पर टारगेट करना चाहिए। अच्छा, अब एक छोटा सा प्रोसेस है उसके बाद है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस होता है। ये आपने किया हुआ है ओ लेवल्स में, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आइडिया जनरेट होता है, आइडिया जनरेट होने के कई तरीके हैं। आइडिया कहाँ से जनरेट होता है? मार्केट से जनरेट होता है। मार्केट से जनरेट हो सकता है ना। एक आइडिया मार्केट में गैप देखते हैं तो आप कहते हैं मार्केट में एक चीज़ है जो मार्केट में बहुत अच्छी चल रही है, ये भी एक आइडिया हो सकता है, ऑलरेडी अच्छी चल रही है। एक चीज़ है जो मार्केट में होनी चाहिए थी, है नहीं, ये भी एक आइडिया हो सकता है। और एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो आपका अपने दिमाग से आ सकता है, आपको लगता है ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 8 इंच का स्केल है, मेरे पास 8 इंच की 10 इंच का पाउच है, लेकिन मुझे लाइन 12 इंच की खींचनी है। तो किसी और को भी मसला हुआ होगा ज़िंदगी में, तो कोई स्केल होना चाहिए जो 8 इंच के पाउच पे आ जाए, 10 इंच के पाउच पे आ जाए, लेकिन वो 12 इंच की लाइन खींच सके। तो पाकिस्तान में तो ऐसी चीज़ें नहीं सोचते, तो हमने पता किया तो हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, फोल्डेबल होती हैं। ऐसी क्लच पेंसिल होनी चाहिए ना कि मैं लिखते जाऊँ नोक खुद ही बाहर आती जाए, क्योंकि जब मैं दबाता हूँ तो ज़्यादा बाहर आ जाती है, फिर लिखता हूँ तो टूट जाती है। एग्जैक्टली उतनी बाहर आ जाए जितनी के इस्तेमाल हो रही है, ताकि वो हमेशा उतनी ही टिप बाहर रहे जो टूटे ना। तो ऐसा मैं सोचता हूँ इस्तेमाल करते हुए। ये प्रोडक्ट मौजूद है, बनाया लोगों ने, तो ऐसा आप अब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, मेरा दिल कहता है, मुझे ज़रूरत महसूस होती है, ऐसा टॉयलेट होना चाहिए जो जापान में होता है। ठीक है जी। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं न्यू आइडिया के। आपके एम्प्लॉयज़ बता सकते हैं, आपके कस्टमर्स बता सकते हैं, आपका अपना दिमाग बता सकता है, मार्केट बता सकती है, मार्केट रिसर्च से हो सकता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप्स बना सकते हैं आप जो है वो सेल्स वालों से पूछ सकते हैं, बड़ा अच्छा होते हैं। उनको जाके बेच रहे होते हैं ना, तो उनको दुकानदार बताते हैं यार ये नहीं चल रहा है, यार ये चल रहा है, इससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाता है। फिर आइडियाज़ को आप स्क्रीन करते हैं, बहुत सारी बुनियादों पे आप कहते हैं ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। उसमें से एक बुनियाद है उसकी मार्केट है कि नहीं है, उसकी एक बुनियाद है क्या हम बना सकते हैं, हमारे पास वो फैसिलिटी है बनाने की। फिर उसमें से हम वो प्राइसिंग कर सकेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है, इस तरह की चीज़ें। तो वायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है उसको आइडिया को स्क्रीन करेंगे आप। स्क्रीनिंग का मतलब समझ रहे हैं, कुछ रखेंगे कुछ निकाल देंगे। फिर उसके बाद उनकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग करेंगे। जो आपने फाइनल कर लिया, 3 आइडियाज़ उठा लिया अपने, 3 चीज़ें सही लग रही हैं, उनको आप कॉन्सेप्चुअली डेवलप करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, फिर उसका जो है वो बिजनेस एनालिसिस करेंगे, उसका प्रोटोटाइप बनवा के। अब आइडिया में तो बहुत अच्छा था, बिजनेस में ये हो सकेगा क्या, वाकई बन सकेगा? रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है देखो तो सही, पता चला उसका रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा आपको, पता चला उसकी जो है वो मार्केट की एक्सेस नहीं मिल रही आपको, और मसाइल हैं, या प्रोडक्शन प्रोसेस आपने जिस तरह सोचा था वैसा नहीं था। तो फिर आप कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग के बाद बिजनेस एनालिसिस करते हैं उसका, और फाइनली उसको एक आखिरी शक्ल में लाते हैं मार्केट में लॉन्च करने से पहले। इसको कहते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग फेज़। टेस्टिंग फेज़ में जैसे मोबाइल कंपनी तो बहुत ही करती हैं ऐसे, इसीलिए इनकी सारी लीक हो जाती हैं, खुद ही करवाते हैं वैसे तो अक्सर होता है ना। मोबाइल लॉन्च, आईफोन लॉन्च होने से पहले लीक हो चुका होता है उसकी जो तस्वीरें वगैरह। तो वो क्या करते हैं कि टेस्टिंग फेज़ में लोगों को देते हैं, एक स्मॉलर मार्केट को देते हैं, प्रोडक्ट टेस्टिंग करते हैं उसकी, और फिर उसकी मार्केटिंग की टेस्ट किया जाता है। एक है प्रोडक्ट टेस्टिंग, एक होता है मार्केटिंग टेस्ट। आपको शायद पता नहीं होगा, टेस्ट स्क्रीनिंग होती है फिल्म्स की। ये बात पता है आप लोगों को? क्या मतलब हुआ इस बात का? लायन किंग बनाई तो रिलीज करने से पहले टेस्ट स्क्रीनिंग हुई कि पूरी मूवी आपको सही लगी, मज़ा आया, क्लाइमैक्स ठीक था, कोई चीज़ अजीब आउट ऑफ द वे ऑड लगी हो, तो मुख्तलिफ तरह के लोगों को बिठाया जाता है, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको। और अगर बाद औक़ात कोई ऐसी चीज़ निकल के आती है ये सीन बड़ा अजीब लगा यार, तो उसको कट कर देते हैं, या एक चीज़ ये यूं होनी चाहिए थी तो उसको रीफिल्म करते हैं,
उसके बाद उसमें ऐड अपॉन करते हैं, फिर रिलीज़ करते हैं। तो फाइनल रिलीज से पहले एक स्क्रीनिंग होती है, टेस्ट स्क्रीनिंग। तो ये टेस्ट मार्केटिंग जो है वो आपकी मार्केटिंग कैंपेन जो है ना उसकी टेस्टिंग होती है कि ये कैसा करेगी। तो आप एक स्मॉलर ऑडियंस पर मार्केटिंग चला के देखते हैं कि इनको कैसा फील हो रहा है, क्या क्या रिस्पॉन्स है इनका। फिर उसकी बेस पे आप फाइनल फुल फ्लेजेड कमर्शलाइजेशन करते हैं उस प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो अब इसमें से एक सवाल आया कि फिर R&D का मार्केटिंग में क्या ताल्लुक है, क्या काम है, क्या किरदार है। जी भाई, R&D क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च इसका मार्केटिंग वालों से क्या ताल्लुक है? एंड डेवलपमेंट होगी तो फिर वो बता सकते भाई हर चीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा ताल्लुक है, ये एंगल रखिएगा याद। हर चीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा ताल्लुक है। वो कैसे? प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसको बेचना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कहाँ बनाना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्राइस क्या होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टेस्ट कैसा होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पैकेजिंग कैसी अट्रैक्टिव है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वेस्ट रूस होती कैसे है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सॉरी, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो एक एक फेज़, प्रोडक्ट के एक एक फेज़ के साथ कनेक्टेड है। और मार्केटिंग वाले इसलिए ज़्यादा एंगेज हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि वो बाहर जाते हैं। प्रोडक्शन वालों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट से ही एसोसिएटेड होती है बस, लेकिन उसकी प्रोडक्ट की जो टच किया प्रोडक्ट ने मार्केट को, उस मार्केट से जो टच है वो मार्केटिंग वाले हैं, सेल्स वाले हैं। तो ये बताएंगे कि रिसर्च क्या होगी, कैसे होगी, कैसे डेटा लेके आएंगे। तो R&D का एक्सपेंडिचर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ होता है। सबसे ज़्यादा R&D का एक्सपेंडिचर किन ऑर्गेनाइजेशन में, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ऐसे ही गेस करें। मैं मार्केटिंग एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा। R&D का सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर दवाओं में हो सकता है। फूड में भी क्यों? प्रोसेस फूड R&D क्या है उसमें? एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ। R&D का मतलब है कि एक साइंटिस्ट बिठाए हुए हैं, रिसर्च वाले बिठाए हुए हैं, मार्केटिंग रिसर्च वाले बिठाए हुए हैं। यस, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऐसे फूड स्टफ में जिसमें कि आपको टेस्टिंग करनी है, कुछ नई चीज़ है, चाहे मार्केट टेस्टिंग करनी है या प्रोडक्ट टेस्टिंग करनी है या साइंटिफिक टेस्टिंग करनी है, तो फिर R&D बढ़ता है उसमें। और नई कार्स मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं वहाँ R&D बहुत हाई होता है, नया इंजन की टाइप पे काम हो रहा है। मार्केट में हर दफ़ा मार्केट लीडिंग टेक्नोलॉजी वाली कार बनाने में R&D बहुत इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो डिफेंस इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल के अंदर, कंप्यूटर इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में इनमें R&D ज़्यादा है। उसके अलावा ये भी तय करता है कि आपका कंपेटिटर R&D में कितना खर्च करता है, उसके हिसाब से आप भी R&D में ज़्यादा खर्च करते हैं। बिजनेस का रिस्क प्रोफाइल कितना है, यानी गलत हो गया तो बहुत बड़ा मसला है, अगर गलती हो गई तो गए। इस टाइप का बिजनेस है तो R&D में ज़्यादा खर्च करेगा। पहले चेक कर लो भाई अच्छी तरह से। मेडिसिन में है ना? गलत रिजल्ट किसी पेरेंट को भेज दिया तो उससे पहले अच्छी तरह से काम कर लो। कल 5 लोगों ने इस रिजल्ट को प्रोसेस किया एक दफ़ा, फिर 3 लोगों ने दूसरी दफ़ा प्रोसेस किया, उसके बाद भी एक पेरेंट को गलत रिजल्ट चला गया। वो पेरेंट आइडेंटिफाई किया गया जाहिर है जब एक दफ़ा चला जाता है तो फिर तो आपके हाथ से चला गया, अब अगला बंदा ही बताएगा ये क्या आ गया भाई। अच्छा, एक चीज़ होती है मार्केटिंग में, आखिरकार सारी मार्केटिंग होने के बाद वो रिजल्ट करती है सेल्स में। सेल्स है जो कंपनी उठा के घर लेके जाएगी, डिमांड से उसका क्या करना, डिमांड कितनी भी थी, जितना बिका वो उसका प्रॉफिट होगा, उसमें से बनेगा। तो सेल्स की भी फोरकास्टिंग भी होती है, उसी के हिसाब से फिर आप प्लान करते हैं कि अगर सेल्स को बढ़ाना है तो मार्केटिंग का बजट उस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। सेल्स की फोरकास्ट के फायदे क्या हैं, पहले से बता दिया, इस साल हमारी कितनी सेल्स होने जा रही हैं। प्रोडक्शन में फ़ायदा है, मार्केटिंग वाले को फ़ायदा है, ह्यूमन रिसोर्स वाले को फ़ायदा है, बजट वाले को फ़ायदा है, फाइनेंस वाले को फ़ायदा है, कैश फ्लो वाले को फ़ायदा है। सेल्स फोरकास्ट होगी तो मार्केटिंग प्लान उसके बगैर बन नहीं सकेगा, ना मार्केटिंग प्लान बन सकेगा, ना प्रोडक्शन प्लान बन सकेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केटिंग प्लान बनाया तो साल भर एग्जीक्यूट किया, फेल हो गया, 2 साल बचा गया। वो एक अलग बात है, लेकिन सेल्स फोरकास्ट फिर भी लाजमन की जाएगी। और इस सेल्स फोरकास्ट को कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन क्या होती है? एक्स्ट्रापोलेशन, ज़रा एक नज़र प्लीज़ उठ के अपने अपने बिस्तरों से उठ जाएं
और आके ये शक्ल देख लें। पेज नंबर बस सिर्फ आप शक्ल देखेंगे आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि आप किसी साल की एक्सट्रापोलेशन किस बिन बुनियादों पे करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस है, आप कह रहे हैं कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक चली, अब आगे कहाँ तक जाएगी। इसको फोकस आसानी से किया जा सकता है और कॉम्प्लेक्स तरीके से भी किया जा सकता है। पेज नंबर मेरे पास आ रहा है 504। समझ में आ रहा है? तो फोकस पीछे की लाइन को एक्सटेंड किया है। अच्छा, ये फोकस इन्होंने तो बहुत सिंपल दिखा दी, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इस फोकस को जब करते हैं ना तो हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। इसी को मैं, स्क्रीन राइट का ऑप्शन है ना इसमें, स्क्रीन राइट। देखिए हम लोग जब इस सेल्स फोरकास्ट को बनाते हैं ना, अब इन्होंने तो बहुत इजी डेटा दे दिया क्योंकि ये सेल्स यूं हो सकती हैं, तो हम कहते हैं लोज यहां से उठा दो, लोज को टच करो पहले, हाइज को टच करो, तो ये जोन बनता है, ये सेल्स के फोरकास्ट का जोन बनता है। इस जोन में फिर अपनी स्ट्रैटेजीज को डिफाइन करो और जो कर्व है उसकी डायरेक्शन देखो, ये कर्व जो है वो इधर को जा रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं सेल्स फोरकास्ट यूं कर दूंगा अपनी, ये लॉजिकल नहीं हो कि मुझे अपने हाइज और लोज भी देखने हैं क्योंकि ये वापस आई है हमेशा, यहाँ जाके वापस भी तो आई है, तो फिर मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ भी हो सकता है जोन। तो ये मेरा जोन है, ये मेरी बेल्ट है जिसके बीच में मैं पॉसिबली हो सकता हूँ और यहाँ मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, बाज़ औक़ात ये यहाँ आया हुआ होता है, ठीक है, और आपका जो जोन है वो ये है। अब जा तो यहाँ रहा है, कम से कम जोन में तो रहे, तो मैं इसको टर्न अराउंड कराना चाहता हूँ। तो इस स्ट्रेटजी यानी इस एक्स्ट्रापोलेशन के साथ साथ मुझे ये भी पता चल जाता है कि मेरे डायरेक्शन क्या होने वाली है, मुझे कहाँ काम करना है, किस टाइप का काम करना है। पहले ही सेल्स डाउन जा रही है, अब उठानी है, ये एक अलग स्ट्रेटजी है। पहले ही सेल्स बूम कर रही है और उठानी है, एक अलग स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो ये इतना स्ट्रेट नहीं होता, लेकिन बहरहाल एक अंदाज़ा हो गया आपको इससे। फ्लक्चुएशंस या ट्रेंड्स जो हैं वो मूव हो रहे होते हैं, किस किस वजह से मूव हो रहे होते हैं। एक चीज़ है वो बिकती जा रही है, ऐसे सीधी नहीं बिकती, चीज़ें जो है वो ऐसे अप एंड डाउन जाती हैं। क्यों होती हैं अप एंड डाउन? ये ट्रेंड्स कहलाते हैं। ट्रेंड्स क्यों आते हैं किसी भी चीज़ में? सेल्स में ट्रेंड्स क्यों आते हैं? सीज़न की वजह से ट्रेंड्स आते हैं। और क्या वजह हो सकती है? फैशन सीज़न टेस्ट की वजह से आ सकते हैं। और क्या हो सकता है? बिजनेस साइकिल हो सकती है, उसकी वजह से बिजनेस साइकिल कर लें, बिजनेस साइकिल होगी, वो बिजनेस साइकिल ही कहलाएगी, बिजनेस साइकिल की वजह से हो सकता है। और सीज़न हो गया, और कंपेटिटर्स की वजह से ट्रेंड बनता है? नहीं, ट्रेंड नहीं बनता, कंपेटिटर की वजह से एक सिचुएशन बनती है। उसके अलावा कुछ रैंडम फ्लक्चुएशंस भी होती हैं। इंटरनेशनल सेक्टर में कुछ हो गया, उससे आपको जो इम्पैक्ट हुआ उससे आपने, पेप्सी ने नया फ्लेवर निकाल दिया। ठीक है जी। तो यूँ आपको एवरेज मूविंग एवरेजेस होते हैं आपके, जो मूविंग ट्रेंड्स होते हैं आपके, ठीक है। तो मूविंग एवरेज निकाला जाता है फिर कि अगर ट्रेंड मूव हो रहा है तो मैं इतना पीछे से ना जाऊं, बल्कि इस मूवमेंट को का ख्याल रखते हुए एवरेज आउट करूं चीज़ों को। ये बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? ज़रा एक नज़र इसको अगर देख लें, आपको अगर तौफीक हो, इजाज़त हो, मौका मिले। पेज नंबर 505 पे देखिए, जब एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज मूव करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स आए, आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं, पहले में 10, दूसरे में 10, तीसरे में 10, चौथे में 10, 9 तक 10 आए और आखिरी वाले में फेल हो गए, 0 मार्क्स आए। नहीं होगा ख़राब, आखिरी वाले में 0 हो गए तो डिवाइड बाय 10 करके 90 को करेंगे तो एवरेज क्या स्कोर आएगा? 90, जो आपको आगे के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर तो ये जनरल स्प्रेड आउट सब्जेक्ट से तो अलग बात थी, लेकिन जब आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो अगर पीछे 10 से उठाया आपने, 10 और 10 और 10 और 10 और 10 और आज 0 है सेल्स, तो मेरा एवरेज 9 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 9 तो मुझे प्रेडिक्ट करा रहा है कि 9 हो जाएगी, बिक जाएगी। अभी 0 बिके भाई इस साल या इस महीने 0 हो गई, तो इस 0 का इम्पैक्ट आना चाहिए। तो फिर इसका मतलब हुआ कि मूविंग एवरेजेस में हम अपने ईयर्स या अपने जो डेटा है
नया डेटा इन करूंगा, पिछला डेटा निकाल दूंगा। यानी मैं 10 को नहीं लूंगा, फिर मैं लूंगा 3 या 4। हर दफा आगे से एक उठा लूंगा, पीछे से एक छोड़ दूंगा, फिर उसका एवरेज लूंगा, फिर आगे से एक उठा लूंगा, पीछे से एक छोड़ दूंगा। यस, एवरेज आउट होने से अभी भी कुछ ना कुछ फिगर आएगी, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि 10 में से एक गलत हुआ तो 90% फिर भी पॉजिटिव लग रहा था, 3 में से एक गलत हुआ तो 33% का इम्पैक्ट आएगा फिर उसके ऊपर। ये बात समझ आ रही है? जी। तो ये मूविंग एवरेजेस जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फोरकास्टिंग के अंदर। तो ये फोरकास्ट ट्रेंड जो है वो इस तरह से बनाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद क्या हम 100% एक्यूरेट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि एवरेजेस जो है फोरकास्ट फ्यूचर की हो रही है, और फ्यूचर में बहुत से इवेंट्स ऐसे होने वाले हैं, बहुत से इवेंट्स ऐसे होने वाले हैं जो हमें नहीं पता कि जो हो जाएंगे। पॉलिटिकल इवेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट्स, सोशल इवेंट्स, कोई नई चीज़ आ गई, अब सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है जी, जैसे कि बहुत अच्छा है अगर आप देखें एनवीडिया का कर्व, उसके एनवीडिया के मार्केट शेयर का। एनवीडिया एक कंपनी है जो कि चिप्स बनाती है, खाने वाले नहीं, मोबाइल फ़ोन के चिप्स बनाती है। एआई के ऊपर उसका एआई बबल आया और एनवीडिया के शेयर जो है वो उसने जंप कर गए कि आप सोच ही सकते थे। आपने सोचा, सुने, एनवीडिया के हिसाब से सोच के शेयर ले लिए कि एआई तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। फिर ट्रम्प भाई आ गए, ट्रम्प ने टैक्स लगा दिया, और वो धड़म से गिर गए शेयर। तो ये मार्केट के एनालिसिस में आ नहीं सकता, आपका फोरकास्ट में निकल के नहीं आता इस तरह से। और इतना जबरदस्त ट्रेंड है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, आगे नीचे ब्रेक लगाएगा। क्वालिटेटिव सेल्स फोरकास्टिंग मेथड्स। सेल्स फोरकास्टिंग के लिए कुछ अच्छे तरीके, ये आखिरी टॉपिक है, फिर इसको बंद करते हैं। सेल्स फोरकास्टिंग के लिए, जैसे मैंने कहा, सेल्स फोरकास्ट आसान नहीं है ना। सेल्स फोरकास्टिंग के लिए कुछ अच्छे तरीके मौजूद हैं, जैसे कि सेल्स फोर्स कंपोजिट। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स करने वाले बंदे होते हैं, अब्दुल्ला भाई आखिरी तीन हेडिंग्स हैं खाली इसमें। सेल्स करने वाले जो बंदे होते हैं उनके साथ आप बहुत क्लोज कनेक्ट करते हैं, बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, और वो आपके जिन बंदों को बेच रहे होते हैं उनसे ना सिर्फ प्रेजेंट सेल्स की डिस्कशन करते हैं, उनसे फ्यूचर सेल्स का अंदाज़ा भी लेते रहते हैं। अच्छा जी, तो आप सर्फ कितना इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, और क्या रहता है? अच्छा, कितना, आपके क्या यूजेज है? अच्छा, तो बढ़ा क्यों नहीं रहा है? अच्छा, ये तो इस तरह से है कि वो इंगेज करते हैं, और वो रिलायबल डेटा होता है क्योंकि वो मार्केट में। लेकिन हर चीज़ क्या सेल्स वाले ही बेच रहे हैं जाके मार्केट में? बहुत सी चीज़ें सेल्स वाले नहीं बेच रहे, आप ऑफ द शेल्फ उठा रहे हैं। बहरहाल, लेकिन एक तरीका है कि आप अपनी सेल्स फोर्स की मदद से डेटा कंपाइल करें। तो ये चीप है क्योंकि वो ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपका ऑलरेडी एम्प्लॉय है वही डेटा लेके आ रहा है। लेकिन सेल्स का जो डेटा जो आएगा वो सेल्स का डेटा आएगा, खुद कस्टमर अवेयर नहीं है कि अगले महीने मुल्क में एक ऐसे हालात आने वाले हैं, इसकी वजह से मैं ये नहीं खरीदूंगा। तो वो जो मैक्रो ट्रेंड्स हैं वो इसमें नज़र नहीं आते। सही है, तो सेल्स कंपोजिट डेटा हो सकता है। दूसरा है डेल्फी मेथड्स। सबसे पहले तो एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया जाता है जो कि एक जजमेंट देते हैं फ्यूचर इवेंट्स की, कि हमारी एक्सपर्ट ओपिनियन में ये क्या होने वाला है। लेकिन वो एक्सपर्ट एक दूसरे से नहीं मिलते। यानी फॉर एग्जांपल मैं जानना चाहता हूँ कि डिंग डोंग बबल की सेल्स क्या होने वाली है, तो डिंग डोंग बबल इंडस्ट्री के मैंने 10 बंदे ले लिए और 10 बंदों से अलग अलग फोरकास्टिंग करवाई। तो उनकी जो भी कंबाइंड फोरकास्ट है उसको लिया जाता है, उसके बाद एक रिजल्ट बनाया जाता है। 10 बंदों की फोरकास्ट ले ली, उनको मिला के रिजल्ट बनाया, फिर वापस भेजा जाता है उन 10 बंदों को, और उनको बताया जाता है कि 10 बंदों से लेके हम इस नतीजे पहुंचे। खाली आपका तो कुछ था ना, आपने कहा था 8, आपने कहा 9, आपने कहा 2, आपने कहा 3, मैंने कहा 15। हमने सबको एवरेज आउट किया, पूरा रिजल्ट बनाया, फिर ये पूरा रिजल्ट आपको भेज दिया, कहा कि आप तो ये कह रहे थे और बाकी लोग ये कह रहे थे। अब क्या आप अपनी राय को चेंज करना चाहते हैं या अभी भी आप वहीं कायम हैं? तो ये दूसरा राउंड किया जाता है उनके साथ। तो इससे क्या होता है कि इससे एक बेहतर ओपिनियन आपके पास आ जाता है। डेल्फी साहब ने किया होगा ना इजाद, ऑरेकल डेल्फी, ऑरेकल ऑफ डेल्फी।
ठीक है, तो ये डेटा रिस्पॉन्स का तरीका बहुत अच्छा साबित हो सका है फोरकास्ट के हवाले से। ये सिर्फ सेल्स फोरकास्ट के लिए नहीं है, बहुत सारे तरीकों में जिसमें कि एक्सपर्ट ओपिनियन मैटर करता है। Named after Oracle of Delphi and ancient Greek priestess who believed to make prophecies from the god Apollo. ठीक है जी, तो ये गॉडेस डेल्फी या प्रीस्टेस डेल्फी। अच्छा जी, तो आखिर में है ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट्स। ये भी एक तरीका है। सीनियर मैनेजर्स जो कि बिज़नेस के अंदर होते हैं वापस से मिलते हैं और वो अपनी प्रायर नॉलेज ऑफ द बिज़नेस से जो है डेटा निकालते हैं। ये सबसे क्विक है। आपके ऑलरेडी एम्प्लॉयड लोग हैं जो कि जमा हो रहे हैं, बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, बिजनेस मैनेजर हैं, आपके प्रोडक्ट में ज़माने से डील कर रहे हैं। और दूसरा, वो जो फोरकास्ट करेंगे खुद ब खुद उनके लिए वो थोड़ी बाइंडिंग भी हो जाएगी। मैंने आप सेल्स मैनेजर हैं, आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं, हाँ भी क्या रहेगा इस साल, क्या आपने सारा डेटा वेटा निकाला, आपने इकोनॉमिक फोरकास्ट देखी, आपने अपनी सारी फिगर्स दी, उसके बाद आपने कहा हमारे हिसाब से ये रहेगा। तो आपका सिर्फ हिसाब ही नहीं है बल्कि आपको उस पर ऑटोमेटिकली कमिट भी करना पड़ जाएगा। आप कहें इस साल 20% से ग्रो करेगी, करी नहीं करी, तो ये आप उसके जवाबदेह भी हो जाएंगे थोड़े थोड़े। ठीक है जी, तो जाहिर है सेल्स फोरकास्टिंग का तो हर जगह इम्पैक्ट होना है। मार्केटिंग वालों पे इम्पैक्ट होना है, ऑपरेशंस वालों पे इम्पैक्ट होना है, फाइनेंस वालों पे इम्पैक्ट होना है, ह्यूमन रिसोर्स पे इम्पैक्ट होना है। सेल्स बढ़ने जा रही है तो उसके हिसाब से आपको अपने ऑपरेशंस को एडजस्ट करना है, सेल्स कम होने जा रही है तो अपने हिसाब से एडजस्ट करना है ऑपरेशंस को। तो ये हमारा पहला चैप्टर था मार्केटिंग की यूनिट में। इसका जो दूसरा चैप्टर है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।